हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे बहुत प्यारे से चैप्टर के बारे में जो आपके क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट में है। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। आप भी अपने बचपना से गुजर चुके हो, आप अभी क्लास 12th में हो। आप 12th क्लियर करके कॉलेज में चले जाओगे। इसका मतलब ये है कि आपने अपने बचपन को जिया होगा। बचपन में हमें स्कूल जाने का मन नहीं करता था। बचपन में हमें केवल खेलने का मन करता था। बचपन में हमें मन करता था कि मैं बदमाशियाँ करूँ, मैं दिन दिन भर खिलौने से खेलते रहूँ। बचपन में हमें इच्छा होती थी कि काश हमें कोई गिफ्ट ला कर दे। हमारा बचपन बहुत अलग बीता है। पर क्या आपको पता है, इस पूरे दुनिया में और ख़ास करके हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन उनका बचपन छीन लिया गया, जिनसे उनका वो पल छीन लिया गया जिस पल में वो खोजते, जिस पल में वो घूमते, जिस पल में वो खेलते, जिस पल में वो बदमाशियां करते। वैसे समय में उनके बचपन में उन पर जिम्मेदारियां थोप दी गई, उन पर जिम्मेदारियां पड़ गईं, जिस जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे वो दबकर बचपन में ही जवान हो गए। हम अभी तक बचपन फील करते हैं। हमें लगता है मैं तो अभी बड़ा कहाँ हुआ हूँ, मैं तो अभी बच्चा ही हूँ, अभी मुझ में समझ ही कहाँ है। पर दुनिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जो 10, 15, 12, 14 की उम्र में ही जवान हो जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं और उनसे उनका बचपना छीन लिया जाता है। आज के इस पूरे स्टोरी में, आज के इस पूरे चैप्टर में आपको दो ऐसी स्टोरीज जानने को मिलेगी, दो ऐसे बच्चों की जिनसे उनका बचपन छीन लिया गया, और आप उनके शूज में अपने पैर डालकर फील करेंगे कि उनके जीवन में और आपके जीवन में कितना अंतर है। हम किस लग्जरी में जी रहे हैं और उनसे किन हालातों में काम करवाया जाता है। ओके, सो आपको मैं समझा दूं, ये वीडियो लंबा होगा, पर अगर आपने इस वीडियो को देखा तो इससे बेनिफिट ये होने वाला है कि एग्जाम में आपसे एक सवाल नहीं छूटेगा अगर इस चैप्टर से आया तो। क्यों? क्योंकि आप केवल रटने नहीं आए हैं, आप समझने आए हैं, आप फील करने आए हैं। और जो चीज आपके दिमाग में इमेज की तरह बैठ जाता है ना, वो आप भूल नहीं पाते। इमेज को, वीडियोस को, या जिन चीजों को हमने देखा होता है या महसूस किया होता है, वो हमारे अंदर बस जाती हैं। हम उन चीजों को भूल नहीं पाते। तो जो इमेजेस आपके दिमाग में बनेंगी, आप उनको वर्ड्स में बहुत ही इजीली एग्जाम में उतार दोगे। इसीलिए ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। ओके, क्लास 12th फ्लैमिंगो इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लेट्स बिगिन। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दी ऑथर। इस दोनों कहानियों को लिखा किन्ने है? जिन्होंने लिखा है उनका नाम है एनिज जंग। ये इंडियन ओरिजिन की हैं। ये भारत में ही पैदा हुई थी। बॉर्न इन 1944। कहाँ? रूरकेला में। ROURKELA, रूरकेला। ये जर्नलिस्ट थी, राइटर थी, सोशल कमेंटेटर थी। तो आपको मैं बता दूं ये होता क्या, ये प्रोफेशंस, इनका मतलब क्या होता है, जर्नलिस्ट, राइटर, सोशल कमेंटेटर। देखो, समाज में ना केवल अच्छाइयाँ नहीं हैं, और आपको ही नहीं पता है इस समाज में क्या क्या हो रहा है। लोगों को नहीं पता है इस समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या बुराइयां एग्जिस्ट करती हैं, किस लेवल पे करप्शन हो रहा है, किस लेवल पे क्राइम्स हो रहे हैं, किस लेवल पे हैरेसमेंट्स हो रहा है हमारे सोसाइटी में। इन सब चीज़ों को कौन दिखाता है? कौन बात करता है उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आम जनता को जानना बहुत ज़रूरी है? कौन करता है वो बातों को? वो बातों को करते हैं राइटर्स, जर्नलिस्ट, सोशल कमेंटेटर्स। और उनमें से एक थी एनीज जंग। ये ज़्यादातर उस चीज़ों पे लिखती थी जिसमें वो गरीबी दिखाएं, जिसमें वो इनइक्वालिटी दिखाएं, जिसमें वो इनजस्टिस दिखाएं हमारे सोसाइटी में, और समाज को बताएं कि देखो आप किस सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे आपके ही अपने लोग
किन हालातों में जी रहे हैं। और कोई इतना अमीर है कि वो ये सोचता है कि कल कैसे खर्चा करूं, कहाँ खर्चा करूं, और कोई ऐसे जी रहा है जिसको इस चीज का टेंशन है कि कल का खाना कहाँ से मिलेगा। तो कितना इनइक्वालिटी है। तो एनीस जंग का बेसिकली राइटिंग का जो स्टाइल है, उस स्टाइल में वो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को समाज के सामने परोसती हैं। लॉस्ट स्प्रिंग शोज हाउ पुअर चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू लेबर इंस्टेड ऑफ स्कूल। आप और मैं स्कूल में जाते हैं, पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते, बिकॉज उनको फोर्स कर दिया जाता है लेबर बनने के लिए। बचपन में वो काम करने के लिए जो उनको नहीं करना था, उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। और आज आप वही जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। देखो, आप समझो चैप्टर है क्या। चैप्टर में हम बात करने वाले हैं गरीब बच्चों के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में, और कैसे उन बच्चों से उनका बचपना छीन लिया जाता है, कैसे सपने टूट जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये चैप्टर में दो स्टोरीज मिलेंगी आपको। पहला, साहिब आलम का। एक नाम का लड़का है जिसका नाम क्या है, साहिब ए आलम, जो कि कचड़ा बिनता है, रैग पीकर है। क्या? रैग पीकर। दूसरा जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है मुकेश, जो कि बैंगल वर्कर है। उसका पूरा फैमिली चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। तो बचपन में ही उसे भी फोर्स कर दिया जाता है कि वो भी चूड़ी बनाने के काम में लग जाए। तो इन दो कहानियों को आप समझने वाले हैं, और बहुत ही डिटेल में और बहुत ही डीप घुस कर समझेंगे आप। पहला स्टोरी, साहिब आलम, साहिब एंड द गार्बेज। आपको मैं बता दूं, ये जो साहिब है ना, ये एक यंग लड़का है, बच्चा है, जो हर सुबह इस ख्वाब में उठता है ना कि आज जाऊंगा कचड़ा बिनने और कचड़े में से मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो बहुत काम का होगा और जिसे बेचकर हमारे घर का खाना चलेगा। सोचो, ये हर सुबह किस लिए उठता है? कचड़ा बिनने के लिए। आप और मैं हर सुबह किस लिए उठते हैं? पढ़ने जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। और हमें सुबह उठकर इतना परेशानी होता है कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं पढ़ाई करूंगा। जरा सोचो साहिब की जिंदगी के बारे में। वो सुबह पढ़ने के लिए नहीं उठता, वो सुबह इसलिए उठता है कि आज वो कचड़े में से कुछ ऐसा खोजेगा जिससे उसके घर परिवार का खाना चलेगा। और वो कहाँ रहता है? वो सीमापुरी नाम के इलाके में रहता है, जो दिल्ली के आसपास का इलाका है। दिल्ली के आसपास में कहीं पे एक इलाका है सीमापुरी, वहां पर उसका और वो रहता है परिवार, और वो रहते हैं उसके। और जो साहिब है, इसका परिवार दिल्ली का नहीं था, इसका परिवार बांग्लादेश का था। ये बांग्लादेश का था, पर बांग्लादेश में फ्लड के कारण इसका पूरा खेती तबाह हो गया, इसका घर तबाह हो गया, जिसके कारण इनको माइग्रेट करना पड़ा इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि जो फ्लड था उसने इनके घरों को ही तोड़ दिया, इनके पूरे एग्रीकल्चर्स को ही बर्बाद कर दिया। और बांग्लादेश में 1971 में जो वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश बनाया गया पाकिस्तान से अलग करके, उस वॉर के दौरान भी बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में माइग्रेट कर गए थे। तो वो बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल में बसे हुए हैं, असम में बसे हुए हैं। कुछ बांग्लादेशी बिहार चले गए, कुछ बांग्लादेशी दिल्ली के इलाकों में आके बस गए। सो गार्बेज फॉर साहिब इज सोर्स ऑफ फूड एंड सर्वाइवल। बहुतों के लिए सोर्स ऑफ फूड एंड सर्वाइवल क्या होता है? एक रिस्पेक्टेड जॉब होता है, कि कोई टीचर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई फाइनेंस में काम कर रहा है, कोई अकाउंटेंट है, कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट है, कोई सेल्स में काम कर रहा है। पर इनके परिवार के लिए क्या? इनके परिवार के लिए काम है कचड़ा बीनना, ताकि कचड़े में से कुछ खोजे, कचड़े इकट्ठा करें और उसको फिर बेचकर ये अपना घर का सर्वाइवल कर सके। बहुत अंतर है। सो सवाल उठता है और आपसे पूछा जा सकता है कि माइग्रेशन का रीजन क्या है साहिब का? पोवर्टी, गरीबी। उनका घर तबाह हो गया तो उनको अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़ा। बेसिकली ये थे बांग्लादेश के रहने वाले,
और ये वहां से माइग्रेट कर कर आते हैं, दिल्ली के आसपास के इलाकों में बस जाते हैं। और साहिब और उसका परिवार स्पेसिफिकली बसता है सीमापुरी नाम के इलाके में। साहिब एक प्यारा सा बच्चा है जिसका बचपना उससे छीन लिया गया और उसको फोर्स किया गया है ताकि वो बचपन में कचड़ों में जाए, कचड़ों के ढेर में जाए और उसमें से कुछ काम की चीजें चुनकर लेकर आए। फॉर देम गार्बेज इज देयर सर्वाइवल। और इनके पास, साहिब जैसे बच्चों के पास कोई चाइल्डहुड सिक्योरिटी नाम का कोई चीज नहीं होता। सो सी दिस इमेज। आपको इस इमेज को देखकर क्या समझ में आता है? क्या ये कोई आपका छोटा भाई नहीं फील हो रहा? आपका छोटा भाई भी तो ऐसा ही दिखता होगा, ऐसा छोटा सा, प्यारा सा, क्यूट सा। पर आपके छोटे भाई में और इस प्यारे से भाई में बहुत अंतर है। इसको इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसको कचड़े बीनने पड़ रहे हैं, कचड़ों में से अपने लिए काम की चीजें खोजने पड़ रहे हैं। इसको डिनाई कर दिया गया इसके लिए एजुकेशन। नहीं बाबू, तुम एजुकेशन नहीं ले सकते, तुम्हारे लिए एजुकेशन नहीं बना है। और इससे इसका बचपना छीन लिया गया। देखो नंगे पैर कैसे ये कचड़ों में घूम रहा है। आपके आज के टाइम पे हम बिना चप्पल के बाहर ना निकले और इसको नंगे पैर घूमना पड़ रहा है समाज के अंदर। इतना भारी बोझ लेकर ये कचड़ों में घूम रहा है और हाथ में एक लोहे का छड़ लेकर। और शकल को देखो इसके, इसको ये पता भी नहीं है कि इससे क्या छीना गया है। इसको ये पता तक नहीं है कि इस समाज ने इसके साथ कितना गलत किया है। जस्ट सी देम, दे आर कंफर्टेबल विद दिस स्लम, दे आर कंफर्टेबल। हमको अगर हम इस इलाके से गुजरे ना तो हमें अपने नाक पर रुमाल रखना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें, हमारे लिए बहुत गंदा है, हम यहाँ नहीं रह सकते। पर इनके लिए यही जिंदगी है, इनके लिए इनका घर है, इनके ये कंफर्टेबल हो चुके हैं इस चीज से। देखो ये सुअर है और ये इंसान है, क्या अंतर बच गया दोनों में? कोई अंतर बच गया? कोई अंतर नहीं बच गया है। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है कि सुअर के लेवल पे इंसानों को ला दिया गया है? कौन है रिस्पॉन्सिबल? ये सवाल है, सोचो, इमेजिन करो, अपने आप से सवाल पूछो कि इंसान को सुअर बना दिया गया और किसने बनाया? सोचो इनके जिंदगी के बारे में, ये किन कंडीशंस में अपने जिंदगी को गुजार रहे हैं। सो साहिब जैसे बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, बस उनके लिए प्रॉमिसेस है। नेता प्रॉमिस करके चला जाता है, सोशल एक्टिविस्ट प्रॉमिस करके चले जाते हैं, अथॉरिटीज बस झूठा दिलासा देते रहते हैं कि नहीं हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए हैं। पर रियलिटी तो ये है कि इन गरीबों के लिए कोई है ही नहीं। जब ऑथर कहती है साहिब से कि साहिब तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो साहिब बोलता है कि हमारे इलाके में कोई स्कूल ही नहीं है। तो ऑथर पूछती है क्या तुम स्कूल जाना चाहोगे? तो बोलता है हाँ मैं जाना चाहूँगा। तो ऑथर उससे प्रॉमिस कर देती है कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल खुलवाऊंगी और तुम फिर स्कूल जाना। और साहिब उसके बात को मान लेता है, बिलीव कर लेता है और स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। पर एक दो दिन बाद ऑथर जब फिर उसके गांव में जाती है सीमापुरी में, तो साहिब ऑथर से मिलता है और पूछता है कि आपने स्कूल खुलवा दिया? तो वहां पे ऑथर को समझ में आता है कि हम हम कितने फेक प्रोमिसेस करते हैं उन लोगों के साथ जिनके पास वो लग्जरी नहीं है जो हमारे पास है। उनको कितना प्रॉमिस किया जाता है पर कोई प्रॉमिस उनका पूरा नहीं किया जाता है। पुअर चिल्ड्रन ट्रस्ट इजीली। पुअर चिल्ड्रन क्या, कोई भी बच्चा को अगर आप कोई चीज बोलेंगे कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा तो वो मान जाएगा, उसको विश्वास हो जाएगा कि आप करेंगे। पर रियलिटी तो यह है कि गरीब बच्चों के सारे प्रॉमिसेस तोड़ दिए जाते हैं और उनसे प्रॉमिसेस बस यूं ही कर दिए जाते हैं उनको खुश करने के लिए। और ना उनके पास कोई होप है, ना उनके पास कोई सिक्योरिटी है कि उनका लाइफ बेहतर हो सकता है। तो यही हाल है साहिब का, बस उसको प्रॉमिस कर दिया जाता है पर उसके लिए कुछ किया नहीं जाता। मीनिंग ऑफ साहिब्स नेम। साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये आयरनी को समझो, साहिब का नाम का मतलब क्या है कि वो पूरे यूनिवर्स का राजा है। पर वो इंसान कैसा जिंदगी जी रहा है?
वो इंसान एक रैग पीकर का जिंदगी जी रहा है, कचड़े बिनने वाले का जिंदगी जी रहा है। वो बच्चा, उसका पूरा परिवार। नाम और काम में बहुत अंतर है, बहुत क्या, आसमान और जमीन का अंतर है। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है सोशल इनजस्टिस, कि कैसे समाज के कुछ लोगों के साथ या मैक्सिमम लोगों के साथ कितना इनजस्टिस हुआ है। His life is full of poverty and struggle, which is opposite to his name. उसके नाम से पूरा अलग है उसका जिंदगी, और ये कहानी में दिखाया गया है। तो आपसे पूछते कि साहिब का पूरा नाम क्या है? साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम। और साहिब के नाम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे यूनिवर्स का भगवान या फिर राजा। और एक आयरनी है उसके नाम में और उसके जीवन में। नाम में वो बहुत अमीर है, पर जीवन में वो बहुत गरीब है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है सोशल इनजस्टिस, कि कुछ लोगों के साथ कितना भेदभाव हुआ है, जिस कारण से उनको किस हालातों में जीना पड़ रहा है। तो एग्जाम में अगर आपसे ये पूछे, तो आप इसको इमेजिन करना साहिब की जिंदगी को, कि वो कचड़ा बिनने वाला है, वो एक स्ट्रगल कर रहा है, गरीबी है, खाने का लाला पड़ा हुआ है उनके जीवन में, लोग उनसे वादा कर दे रहे हैं, प्रॉमिस कर दे रहे हैं, पर कोई पूरा नहीं करता। उसके नाम का मतलब है कि वो बहुत पावरफुल है, वो राजा है पूरे ब्रह्मांड का, पर उसका जीवन क्या है? वो कचड़ा बिनता है। कभी मिल गया कुछ तो मिल गया, अन्यथा बहुत टाइम उन लोगों को भूखे पेट से सोना पड़ता होगा। आप यहां पर देखो, बेयरफुट चिल्ड्रन। आपने देखा होगा, पता नहीं आप में से बहुत सारे लोग शायद गांव में ना रहे हो, पर मैं गांव में रहा हूं अपने बचपन के 4-5 साल। तो उस दौरान मुझे, शायद मैं भी नंगे पैर बहुत दौड़ा हूंगा अपने गांव में। मतलब हमें कोई चप्पल नहीं पहनाया जाता होगा। क्यों? क्योंकि गांव में इतना गरीबी है, और गांव में लोग चप्पल तभी खरीदते हैं जब बहुत जरूरी हो। चप्पल ना पहनना गरीबी का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। देखो, नंगे पैर हम चल सकते हैं, तो चप्पल हम क्यों खरीदे जब मेरे पास 100 रुपया ही है? मेरे घर में आज 100 रुपया आया, इस 100 रुपये को या तो मैं खाने में खर्च कर सकता हूं, या तो उसके लिए चप्पल खरीद सकता हूं, या तो इस 100 रुपये को मैं अपने इलाज पे खर्चा कर सकता हूं, या तो उसके लिए चप्पल खरीद सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं गरीब हूं तो मैं चप्पल खरीदना टाल दूंगा, मैं उस पैसे को बचाऊंगा ताकि मैं खाने पे और अपने इलाज पे खर्चा कर सकूं। और यही हाल है गांव के बच्चों के साथ, उन गरीब बच्चों के साथ। मैनी चिल्ड्रन लाइक साहेब वॉक बेयरफुट। सम से इट इज ट्रेडिशन, others say they cannot afford shoes. One boy prays to God for shoes. बहुत लोग कहते हैं ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन बन गया है, पर इसके पीछे रीजन है पोवर्टी, गरीबी। क्योंकि उनके पास लिमिटेड पैसा है, वो उस पैसे को उन्हीं चीजों पे खर्च करना चाहते हैं जिन चीजों पे खर्च करके उनका जीवन चल सके। चप्पल नहीं भी पहनेंगे तो उनका जीवन चल रहा है। सो ट्रेडिशन इज यूज्ड एज एन एक्सक्यूज। बच्चों के पास बेसिक नीड्स के भी सामान नहीं है। ये हालात है, कितना डिप्राइव्ड कर दिया गया है उनको बेसिक नीड से भी। सीमापुरी लाइफ। सीमापुरी हैज नो सीवेज, drainage or clean water. Rag picking is the only work available. Garbage is their bread, roof and hope. सीमापुरी एक ऐसा इलाका है जहां पर ना तो कोई नाला है ठीक ठाक, ना तो पानी या गंदगी निकलने का कोई सिस्टम है, और ना ही पीने का साफ पानी है। उनका हालात इन कंडीशंस में बीत रहा है, जिन कंडीशंस में आप और मैं अगर गलती से 10 दिन भी रह लेना, हम बीमार पड़ जाएंगे। पर उनको उन्हीं कंडीशंस में पूरा जीवन गुजारना पड़ता है। और उनके पास क्या है काम करने को? ये सीमापुरी के बच्चों के पास, सीमापुरी के परिवारों के पास रैग पिकिंग, कचड़े बिनना। गार्बेज, वो कचड़ा उनके लिए उनका खाना है, उनके लिए उनका छत है, उनके लिए उनके सपने हैं, होप है कि कल भी खाना मिल जाएगा। हम जो कचड़ा घर से बाहर फेंकते हैं, उन कचड़ों में वो पैर रखते हैं, अपना जीवन गुजार देते हैं, अपना जीवन बिता देते हैं। तो जस्ट इमेजिन इन विच कंडीशंस दे आर लिविंग। कितना एक्सट्रीम लिविंग कंडीशन। आप फील करो, आप एसी में सोते हो, आपको ठंडा लगता है, आप हीटर जला लेते हो, आप कंबल ओढ़ के सोते हो, आपको एक पता है कल का खाना मिल जाएगा।
आपको पता है कोई टेंशन नहीं होने वाला है, मेरे पापा है ना, मेरे भाई है ना, मेरा परिवार है ना, उनका उनका सोने का ठीक से नहीं पता होता, खाने का ठीक से पता नहीं होता, उनके पास ठीक कंबल नहीं है, उनके पास एसी तो बहुत दूर का बात है, उनके पास सर्दियों में बचने के लिए बस आग है, वो आग जला लिए तो बच गए, और उस आग से निकलने वाले धुएं से वो मर जाएंगे। तो उनका कंडीशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे खराब है। फॉर देम सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। उनके लिए जीना जरूरी है, उनके लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनको किस नजर से देखते हैं। आप और मैं उनको देखेंगे तो हमको लगेगा यार ये किन कंडीशंस में जीते हैं, ये मेहनत क्यों नहीं करते। वो मेहनत करते हैं और आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकते। उनके लिए बस 2 वक्त का खाना हो जाए, उनके लिए बस उनका जीवन कट जाए, यही बहुत है। और हमारे लिए हमारा सर्वाइवल फिक्स्ड है, खाना मिल जाएगा, सोना हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा, सब हो जाएगा। हमें टेंशन है कि मेरा आइडेंटिटी बरकरार रहना चाहिए, समाज में मेरा इज्जत होना चाहिए, समाज में मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, लोग मुझे एक रिस्पेक्ट से देखें। तो हमारे जीवन में और उनके जीवन में बहुत ही भयानक अंतर है। उनके लिए उनका बचपन लेबर में तब्दील हो जाता है, हमारे लिए हमारा बचपन खिलौनों के साथ बीतता है, बैट के साथ, बॉल के साथ बीतता है, फुटबॉल के साथ बीतता है। स्कूल में जाते हैं और स्कूल जाने के लिए रोते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सो इमेजिन द कंडीशन ऑफ लिविंग। देखो उन किन कंडीशंस में जीते हैं। ना उनके पास प्रॉपर घर है, ना उनके पास प्रॉपर आप ड्रेनेज सिस्टम है। जस्ट सी दिस चाइल्ड, और इनके परिवार को देखो, ये किस तरीके से जी रहे हैं अपना जिंदगी। और इस घर में, इस जगह में अगर आप 10 दिन 20 दिन रह लो ना, आप बीमार हो जाओगे। और इनको पूरा जीवन बिताना पड़ता है इस कंडीशन में। सो जस्ट सी दिस पिक्चर। इधर देखोगे आप तो किन हट्स में ये रह रहे हैं, किन कंडीशंस में ये जीवन जी रहे हैं। सो अंत में साहेब एक टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है कहानी में। और होता यह है कि जब वो टी स्टॉल पे जाता है तो उसको 800 रुपये महीना और 2 वक्त का खाना मिलने लग जाता है। पर साहेब से उसका आज़ादी छीन लिया जाता है। लॉस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी छीन लिया जाता है। वो जो केयर फ्री स्माइल था, वो एक्साइटमेंट था कि मैं कचड़े में से कुछ खोजूंगा और मुझे 10 का नोट मिल जाएगा, मुझे कुछ सिक्के मिल जाएंगे, या कोई चीज़ मिल जाएगा ऐसा जो बहुत खास हो, तो वहाँ एक्साइटमेंट था, वहाँ आज़ादी था साहिब के लिए। पर जब साहिब एक टी स्टॉल पे काम करने लग गया तो उससे उसका आज़ादी छिन गया। अब उसको कोई और बताएगा तुझे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब घर जाना है, कब खाना खाना है। और उसका बचपन रिप्लेस हो गया चाइल्ड लेबर से। अब वो बचपन में ही काम करने लग गया है। अब साहेब अपना खुद मास्टर नहीं रह गया, साहेब अब किसी और के हाथ की कठपुतली बन के रह जाएगा। तो ये वो साहेब है जिसके नाम का मतलब है कि ये संसार का राजा है, पर ये साहेब कचड़ा बिनता है। ये साहेब दिन भर कचड़ों में अपना जीवन गुजारता है। ये साहेब को खाने का ठीक नहीं है। ये साहेब के परिवार को कोई सिक्योरिटी नहीं है। साहेब का कंडीशंस इन हालातों में बीतता है जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जहाँ पे क्लीन वाटर नहीं है। साहेब को फेक प्रोमिस दिए जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए स्कूल बनवा देंगे, पर रियलिटी ये है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा। किसी को ये फील ही नहीं होता है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इन बच्चों के प्रति। सो बेसिकली साहेब को मजबूरी में एक चाय की दुकान पे काम करना पड़ जाता है, जहाँ पर उसको उसको 800 रुपये महीना मिलता है और खाना मिलता है। पर उससे उसका आज़ादी छीन लिया जाता है, उससे उसका बचपना छीन लिया जाता है। और ये आप कैनिस्टर देखो, ये जो आप बर्तन देख रहे हो, ये बर्तन क्या दिखाता है? ये कैनिस्टर दिखाता है कि कैसे साहेब से उसका आज़ादी छीन लिया गया। और साहेब का शकल दिखाता है कि कैसे उससे उसकी मुस्कान छीन ली गई, उससे उसका बचपना छीन लिया गया। तो ये था साहेब का कहानी, जो बांग्लादेश से भारत आता है और एक कचड़ा बीनने वाला बन जाता है, और अंत में एक चाय की दुकान पे काम करने लग जाता है। और बचपन में ही उससे चाइल्ड लेबर करवाने लग जाते हैं लोग। नाउ सेकेंड स्टोरी, मुकेश
ड्रीम, मुकेश का सपना। मुकेश जो बच्चा है वो फिरोजाबाद नाम की जगह पे रहता है और वो सपना देखता है कि उसको मोटर मैकेनिक बनना है। पर उसका जो पूरा परिवार है ना वो बैंगल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, ग्लास शीशे से बनने वाले चूड़ियों के इंडस्ट्री में। मुकेश कहता है कि नहीं, वो ये काम नहीं करेगा। उसका पूरा परिवार वो काम करते आ रहा है सदियों से, पर वो काम नहीं करेगा। वो सपना देखता है कि वो गाड़ी बनाने वाला मैकेनिक बनेगा। सो अनलाइक अदर, मुकेश डेयर्स टू ड्रीम, सिंबल ऑफ होप। ये है सिंबल ऑफ होप कि मुकेश सपना देख रहा है। वहां पे लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो सपना देख ले, पर मुकेश देख सकता है। मुकेश का परिवार चूड़ी बनाने के काम में इन्वॉल्व है फिरोजाबाद में। उसका दादा, उसका परदादा, उसका भाई, उसका उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी भाभी, सब उसी काम में इन्वॉल्व है। मुकेश भी अभी इन्वॉल्व है, पर वो सोचता है नहीं, एक वक्त आएगा जब मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा और मेरे पास कार होंगी, मेरे पास गाड़ियां होंगी जिनको मैं चलाऊंगा। सो मुकेश को अपना जीवन बदलना है। मुकेश, ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर क्या दिखाता है? मुकेश आजादी की उड़ान। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, पर उसका पूरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में इन्वॉल्व है। पर मुकेश कुछ अलग सोच पा रहा है। मुकेश बच्चा है, इसीलिए इसके अंदर वो जज्बा अभी जिंदा है, सपना अभी जिंदा है। इस बच्ची को देखो, कैसे पढ़ने की उम्र में इससे चूड़ियाँ बनवाई जा रही है, कैसे अपने घर के लिए, अपने माँ बाप के हेल्प के लिए, ताकि घर का खाना चल सके, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया जा सके, ये भी चूड़ियाँ बना रही है। बैंगल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। देखो, बैंगल इंडस्ट्री ना बहुत ही हार्श इंडस्ट्री है। और इसमें होता क्या है, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारा काम इनफॉर्मल है, अनऑर्गेनाइज्ड है, मशीन्स का बहुत कम यूज है, तो मैक्सिमम कामों को लोगों को खुद से करना पड़ता है, जो कि डेंजरस काम होते हैं। जैसे चिल्ड्रन वर्क इन डार्क रूम्स नियर हॉट फर्नेसेस, दे वेल्ड ग्लास बैंगल्स इन डेंजरस कंडीशंस, मैनी लूज देयर आई साइट अर्ली। बैंगल इंडस्ट्री में काम करने का सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? कि वो इतने गर्म टेम्परेचर में काम करते हैं, वहाँ वेंटिलेशन नहीं होता, तो उनका लंग खराब हो जाता है, वो जो धुआं निकलता होगा उससे लंग खराब हो जाता है। दूसरा, डार्क रूम में, बंद कमरों में वो काम करते हैं, जहां पर हाई टेम्परेचर, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, और जो शीशे पिघलाते हैं उसमें से जो उसका, जो शीशे का पाउडर निकलता होगा या शीशा का छोटा छोटा पीस निकलता होगा, वो आंखों में चल जाते हैं इनके। और इतना डार्क कमरे में, इतना हाई टेम्परेचर और इतना हाई लाइट में काम करने के कारण इनका आंख खराब हो जाता है अर्ली उम्र में ही, बचपन में ही आंख खराब हो जाता है बहुत सारे बच्चों का। सो बैंगल इंडस्ट्री का बहुत ही गंदा हालात है और ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब मैक्सिमम लोगों का आंख खराब हो जाता है जो इस इंडस्ट्री में अगर 10-15 साल 20 साल गुजार दिया खुद से काम करते हुए तो। इस इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर हो रहा है, बच्चों से काम करवाया जा रहा है, हेल्थ हजार्ड्स हैं, हेल्थ का कोई ध्यान नहीं है किसी के, इलीगल है पर क्या कर सकते हैं, पेपर पे कानून है पर जमीन पे कोई कानून फॉलो नहीं होता, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। आपको मैं दिखाता हूं कि चाइल्ड लेबर से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, चाइल्ड लेबर के कारण हमारे देश को, हमारे समाज को क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले तो चाइल्ड को नुकसान है क्या? हेल्थ का रिस्क है, उसका हेल्थ खराब हो सकता है। दूसरा, एजुकेशन डिप्रिविएशन, उससे उसका पढ़ाई छीन लिया गया, जो बच्चा पढ़ सकता था उसको काम में लगा दिया गया। वो बच्चा का जीवन का क्या, उस बच्चे का राइट टू एजुकेशन का क्या? जो हमारा संविधान राइट टू एजुकेशन देता है आर्टिकल 21A में, कि हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन है, उसका हक क्या पढ़ना, फ्री में पढ़ाएगी सरकार, पर उससे उसका एजुकेशन छीन लिया गया। स्टंटेड डेवलपमेंट, stunted development, it disrupts normal childhood development, depriving children of playtime, social interaction and emotional well-being, hindering their physical, cognitive and emotional growth। उससे उसका हर चीज छीन लिया गया बच्चे से, ना उसका ग्रोथ सही से हो पाएगा, ना वो दूसरे बच्चों के साथ खेल पाया, ना वो दूसरे बच्चों के साथ अपना जीवन घुल मिल के जी पाया, उसका इमोशनल वेल बींग खराब कर दिए हम।
उसका ग्रोथ खराब कर दिया, फिजिकली सब खराब कर दिया हमने, उससे एजुकेशन छीन लिया, उससे उसका हेल्थ छीन लिया, चाइल्ड लेबर करवा कर। सोसाइटी में क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज है? अंडरमाइनिंग ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट है हमारे संविधान में और हमारे सोसाइटी में। इंसानियत क्या कहता है? किसी बच्चे से काम नहीं करवाना चाहिए, उस बच्चे को हमें पढ़ाना चाहिए, उसको एक अच्छा जीवन देना चाहिए। पर हमारे समाज में क्या हो रहा है? हमारे समाज में उन बच्चों से काम करवाया जा रहा है। तो ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ चाइल्ड को वॉयलेट कर रहा है, राइट टू एजुकेशन को वॉयलेट कर रहा है, उसके हेल्थ को वॉयलेट कर रहा है, उसके लाइफ राइट टू लाइफ को वॉयलेट कर रहा है, ह्यूमन राइट्स छीन ले रहा है उस समाज के बच्चों में, समाज में उन बच्चों से। और इसके कारण क्या होगा? समाज में गरीबी बढ़ेगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगा, चाइल्ड लेबर के कारण समाज में गरीबी और इनइक्वालिटी बढ़ता है, सोशल डिसइंटीग्रेशन होता है, इट डिस्टर्ब्स फैमिली एंड कम्युनिटी डायनेमिक्स एज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू वर्क instead of receiving proper care and education. This can lead to a breakdown in social structures and intergenerational poverty. समाज में अगर कोई, देखो, अगर एक बच्चे को सही एजुकेशन नहीं मिला, सही उसका ग्रोथ नहीं हुआ और वो चाइल्ड लेबर में बचपन से ही फोर्स कर दिया गया, तो वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाएगा जिसमें उसका परिवार कभी गरीबी से निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी बचपन से काम करने में फंस गया और उन कामों में फंस गया जिसमें ग्रोथ नहीं है, जिसमें उसका पर्सनल ग्रोथ नहीं है। तो जिंदगी भर काम करेगा पर कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा। और नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी है, हमारे पूरे देश को नुकसान है, इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस है इसके। जो बच्चा पढ़ लिख कर कोई अफसर बनता, कोई बिजनेसमैन बनता, कोई अच्छा टीचर बनता, कोई साइंटिस्ट बनता, कोई अच्छा म्यूजिशियन बनता, कोई अच्छा आर्टिस्ट बनता, कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट बनता, उन बच्चों से उनका एजुकेशन छीनकर क्या कराया जा रहा है? लेबर का काम करवाया जा रहा है। तो सोचो लॉन्ग टर्म में पूरे देश को कितना नुकसान है। ह्यूमन कैपिटल लॉस, इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ पोटेंशियल ह्यूमन कैपिटल as child are denied education and skill development. This diminishes the nation's capacity to compete globally and achieve sustainable development goals. जो बच्चा समाज को कितना कुछ दे सकता था कमाकर, उस बच्चे को ऐसे काम में लगाकर समाज से उसका योगदान ही छीन लिया। सोशल वेलफेयर बर्डन, द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज लीड टू इंक्रीज्ड हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर कॉस्ट फॉर द नेशन. गवर्नमेंट मस्ट एलोकेट रिसोर्सेज टू एड्रेस दिस इश्यूज, डाइवर्टिंग फंड्स फ्रॉम अदर क्रिटिकल एरियाज. अब इतना गरीबी बढ़ेगा क्योंकि चाइल्ड लेबर में जाने से गरीबी का एक लूप बन जाता है, तुम गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते, तुम्हारे पिता भी गरीब, तुम भी गरीब, तुम्हारे बच्चे भी गरीब, फिर उसके बच्चे भी गरीब, क्योंकि सब चाइल्ड लेबर में फंस जाएंगे. तो सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है इनके इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए, पर फिर भी वो पैसा समाज तक पहुंचता नहीं है, उन लोगों तक पहुंचता नहीं है. ये समाज का हमारे एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है. जस्ट सी हाउ दे आर मेकिंग बैंगल्स. यहाँ पे आपको लाल चूड़ी, हरा चूड़ी दिख रहा है और पूरा परिवार इन्वॉल्व है इस काम में, कोई भी और कोई काम नहीं कर रहा और सब इसी काम में इन्वॉल्व है. तो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स का कितना नुकसान है सोचो. सब चूड़ी बना रहे हैं, इसमें से कोई क्या पता साइंटिस्ट बनता, इस बन सकता था, पढ़ता तो क्यों नहीं बनता. क्या पता इसमें से कोई बहुत अच्छा लॉयर बनता, क्या पता इसमें से कोई बहुत अच्छा जज बनता, पर नहीं, सबसे चूड़ी बनवा रहे हैं. पर क्या करे, समाज इनको फोर्स कर रहा है इस काम को करने के लिए. अगर आप देखें इनका फैमिली और इनके फेट के बारे में, मुकेश की जो दादी है वो मानती है कि यही उनका किस्मत है, यही उनका डेस्टिनी है कि चूड़ी बनाना, पूरा परिवार चूड़ी बनाएगा. और इसकी दादी को लगता है कि हम इस काम से बाहर नहीं जा सकते. His father could not send his sons to school. Generations repeat the same life. ना तो उसके पापा ने उसके बच्चों को भेजा पढ़ने के लिए स्कूल, और ना ये अपने बच्चे को भेज पाएंगे पढ़ने के लिए स्कूल, और ये पॉवर्टी का साइकिल चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा. ये गरीबी से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे. इसकी दादी और इसके दादा, इसके परिवार को लगता है कि नहीं, यही हमारा किस्मत है, हम यही कर सकते हैं और हम कुछ और कर नहीं सकते हैं. और रियलिटी भी है, उनको करने भी नहीं दिया जाएगा. गरीबी, कास्ट और ट्रेडिशन ने इनको बांध दिया है.
ये फंस चुके हैं एक ऐसे जाल में जिससे ये बाहर नहीं निकल सकते। इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, इनको उन कंडीशंस में काम करना ही पड़ेगा ना चाहे तो भी। सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। देखो समाज में ना एक्सप्लॉइटेशन हो कैसे रहा है इन गरीबों के साथ, मैं आपको समझाता हूं। समाज में कुछ पावरफुल लोग हैं, जैसे पुलिस, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और मिडिलमैन। अब मैं आपको समझाता हूं। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? बिजनेसमैन को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए और लेबर चाहिए काम कराने के लिए, ठीक है। अब बिजनेसमैन को अगर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो उसको मैक्सिमम काम करवाना होगा उस लेबर से, हद से ज्यादा काम कराना होगा और कम से कम पैसा देना होगा उसको, तभी बिजनेसमैन का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर ऐसा कराना है तो बिजनेसमैन अपने दम पे नहीं कर सकता, इसको साथ चाहिए दो इंसान का या दो अथॉरिटी का, पॉलिटिशियंस का और पुलिसमैन का। पॉलिटिशियंस आम जनता को झूठा सपना दिखाते हैं, उनको वादा करते हैं और उनसे वोट लेके वो अंत में हेल्प करते हैं बिजनेसमैन का। वो कभी ऐसा कानून नहीं बनाते जिससे बिजनेसमैन को टेक डाउन किया जा सके और उन गरीबों का हेल्प किया जा सके, बस वो उनको ख्वाब दिखाते हैं, बोलते रहते नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए हूं, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, पर रियलिटी में ये कभी ऐसा काम नहीं करते, या काम कर भी देते हैं तो पुलिस है ना बीच में, पुलिस कभी उस लॉ को इंप्लीमेंट ही नहीं होने देती है धरती पे, या पुलिस या फिर ये जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है ये कभी उस लॉ को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट ही नहीं करते हैं। बिजनेसमैन एक्सप्लॉइट करता जाता है लेबर को और उतना ही पैसा देता है लेबर को ताकि वो बस खा सके और जी सके, वो सपना ना देख सके, कुछ और ना कर सके, क्योंकि अगर सारे लेबर सपना देख के कुछ और कर गए तो इस बिजनेसमैन के लिए काम कौन करेगा। तो वहां पर आते हैं पुलिसमैन। बिजनेसमैन उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, 12 घंटे 15-15 घंटे काम कराते हैं और ऐसे कंडीशंस में जो कंडीशंस बहुत ही डेंजरस है, और उनको मिनिमम पैसा देते हैं, एकदम मिनिमम, जिससे बस उनका रात का खाना हो जाए और कल सुबह उनको फिर आना पड़े इसी बिजनेसमैन के पास पैसा कमाने के लिए। अब अगर वो इन चीजों से परेशान हो जाए, वो गरीब बेचारे, तो वो कहां जाएंगे? वो पुलिसमैन के पास जाएंगे, वो ब्यूरोक्रेसी के पास जाएंगे, और ब्यूरोक्रेट्स और पुलिसमैन उनका कभी बात नहीं सुनेंगे, उल्टा उनको मार के भगा देंगे। और इंसान डरता है पुलिस के पास जाने में, इंसान डरता है क्योंकि रियलिटी है, हम क्यों डरते हैं? क्योंकि पुलिस कभी आम जनता के लिए है ही नहीं। पुलिस इज नॉट फॉर द पीपल, पुलिस इज फॉर द सिस्टम, पुलिस इज फॉर द रिच, पुलिस इज फॉर द पॉलिटिशियंस। पुलिस अमीरों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, पुलिस नेताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ना कि गरीबों को। और समझो, बिजनेसमैन अपना काम करवा रहा है, मैक्सिमम फायदा ले रहा है, और पुलिस बिजनेसमैन का हेल्प कर रहा है इस चीज में। अब उन गरीबों को एक और आदमी लूटता है जिसका नाम है मिडिल मैन। लेट्स सपोज बिजनेसमैन को एक माल खरीदना है, जो माल कुछ गरीब लोग बना रहे हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं। अब ये गरीब लोग सीधे बिजनेसमैन को माल बेच नहीं सकते, इनको पहले मिडिल मैन से मिलना पड़ेगा और ये मिडिल मैन माल बिकवाएगा बिजनेसमैन से, और ये मिडिल मैन बिजनेसमैन से अपना अलग डील करेगा और उन गरीबों से अलग डील करेगा। उन गरीबों को इतना कम पैसा देगा और खुद इतना प्रॉफिट कमाएगा कि ये तो अपना जिंदगी बहुत अच्छे से जिएगा, पर उन गरीबों का जिंदगी का सत्यानाश हो जाएगा, उन गरीबों से उनका हक मार लिया जाएगा। तो किस लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है हमारे समाज में। और बच्चे इसी पूरे सिस्टम को, इसी पूरे बर्डन को इनहेरिट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि यही मेरा जिंदगी और मुझे भी यही करना पड़ेगा। दे हैव नो अदर ऑप्शंस टू डू। ना वो पुलिस के पास जा सकते हैं, ना वो पॉलिटिशियन के पास जा सकते हैं, ना वो ब्यूरोक्रेट्स के पास जा सकते हैं, और बिजनेसमैन को प्रॉफिट चाहिए, वो क्यों इनके बारे में सोचे। तो जो पैसा इनको मिलता है ये खाने पीने में खर्च कर देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते और अपने बच्चों को भी लेबर में, फोर्स लेबर में ये धकेल देते हैं, चाइल्ड लेबर में ढकेल देते हैं। और इसी चक्कर में ये एक ऐसे विशियस साइकिल में फंस जाते हैं जिसमें इसका बाप गरीब था, इसका दादा गरीब था, ये गरीब है, इसका बच्चा गरीब होगा, उसका बच्चा गरीब होगा, ये कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और ये गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्या इसमें इनका हाथ है? नहीं, इसमें इस सिस्टम का हाथ है। इस सिस्टम ने उन गरीबों को पैदा किया है, इस सिस्टम ने उन गरीबों को गरीब रखा है। क्यों? क्योंकि लेबर लॉज इंप्लीमेंट ही नहीं हुए।
लेबर लॉज बने तो हैं, पर वो जमीन पे इंप्लीमेंट ही नहीं हुए। पुलिस इंप्लीमेंट ही नहीं करेगी, ब्यूरोक्रेट्स इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे। हर कोई बस अमीर के लिए काम कर रहा है यहाँ पे। पॉलिटिशियंस को क्या फायदा है बिजनेसमैन को हेल्प करके? ताकि बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस को फंडिंग दे, जिससे वो पॉलिटिशियंस अगला इलेक्शन लड़े। पॉलिटिशियंस को फायदा, बिजनेसमैन को फायदा, पुलिसमैन को फायदा, मिडिल मैन को फायदा, और वो गरीब, उसका जीवन का सत्यानाश हो जाता है। दिस इज द सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन आवर कंट्री। सो ये सिस्टम केवल पावरफुल के लिए है, केवल अमीरों के लिए है। ये सिस्टम गरीबों के लिए नहीं है। और गरीबी यहां पैदा किया गया है। गरीबी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पैदा किया गया है। नाउ मुकेश और उसके फैमिली में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। मुकेश सपना देखता है, उसका परिवार सपना नहीं देख सकता है। ऐसा नहीं है देखना नहीं चाहता है, वो चाहते होंगे देखना, पर वो देख नहीं सकते हैं। पर मुकेश अभी बच्चा है, इसको नहीं पता है दुनिया के बारे में। ये सपना देख रहा है कि मैं एक मैकेनिक बनूंगा, जबकि उसका सपना कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है, पर फिर भी वो देख रहा है। और यहीं पे होप जिंदा रहता है, और इसी करेज के साथ कुछ बदलता है समाज में। क्या पता मुकेश अगर मैकेनिक बन गया मेहनत करके, तो कम से कम वो इस बैंगल इंडस्ट्री में तो काम नहीं करेगा जहां पे वो अपना आंख खराब करे, अपना लंग्स खराब करे। वो तो कम से कम अपना जीवन कुछ बेहतर तरीके से जिएगा। अपने परिवार का, उसके परिवार का जीवन कुछ तो बेहतर होगा आने वाले टाइम में। सो द सेंट्रल मैसेज ऑफ द होल स्टोरी, होल चैप्टर, क्या है मैसेज? कि कैसे गरीबी उन बच्चों से उनका बचपना छीन लिया, उनका बचपन छीन लिया उनसे। कैसे उनसे उनका एजुकेशन छीन लिया। और ये सोसाइटी रेस्पॉन्सिबल है इन गरीबों के लिए। इस सोसाइटी ने इस गरीबी को पैदा किया है। इस सोसाइटी ने इनको जानबूझकर गरीब रखा है। पर मुकेश के लिए होप स्टिल एग्जिस्ट। मुकेश सपना देख रहा है, क्या पता वो बन जाए जो वो देख रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आपको रटना नहीं है। मेरा पूरा फिलॉसफी यही है कि आपको रटना नहीं है, आपको फील करना है। जब आप फील कर लोगे, जब आपके दिमाग में इमेजेस बन जाएंगे, जब कहानियां आपके दिल में बस जाएंगी, तो जब पेपर पे आप लिखोगे ना, तो वो इमेजेस वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो वर्ड इतने प्यारे होंगे कि आपको मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? वेयर हैज ही कम फ्रॉम? साहिब उन कचड़ों में क्या खोज रहा था, और वो कहां से आया था? साहिब उन कचड़ों में सरप्राइज खोज रहा था। साहिब उन कचड़ों में वैल्यूएबल आइटम्स खोज रहा था, जिससे उनका घर चल सके, जिससे वो रात का खाना जुगाड़ कर सके बेचकर। तो क्या साहिब को लगता था कि उन कचड़ों में से कुछ वैल्यूएबल आइटम मिल सकता है उसको? और साहिब कहां से आया था? साहिब का परिवार कहां से आया था? साहिब का परिवार आया था बांग्लादेश से। वो दिल्ली शिफ्ट हुए थे। दिल्ली प्रॉपर नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाकों में शिफ्ट हुए थे। और ये बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेश में ड्यू टू वॉर, ड्यू टू सिविल वॉर और ड्यू टू फ्लड्स, इनका एग्रीकल्चर खराब हो गया, इनका घर तबाह हो गया। गांव में आज भी जब बाढ़ आ जाता है तो कितने लोगों का घर डूब जाता है, खत्म हो जाता है घर, उनको वहां से हटना पड़ता है। तो यही साहिब का जिंदगी था। वाई आर चिल्ड्रन बेयर फुट? चिल्ड्रन जो बच्चे थे वो बेयर फुट क्यों थे? वो नंगे पैर क्यों थे? क्यों? क्योंकि गरीबी है उनके घर में। उनके लिए ऑप्शनल है चप्पल पहनना, मैंडेटरी नहीं है। हमारे लिए मैंडेटरी है। फॉर देम wearing सैंडल्स, wearing चप्पल्स आर ऑप्शनल। अगर उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा और उनको लगा कि नहीं खरीदना चाहिए, तब वो खरीदेंगे। पर अगर लिमिटेड पैसा है तो वो सोचते हैं कि पैदल तो काम चल ही रहा है तो चलाओ। और यही फिर हर कोई सोचता है गांव में, तो एक ट्रेडिशन बन जाता है। वो पैसा खाने पे खर्च करेंगे, वो पैसा एजुकेशन, वो नहीं, एजुकेशन नहीं कुछ लोगों को मिलता है। वो पैसा वो हेल्थ पे खर्चा करेंगे, वो पैसा वो कहीं और खर्चा करेंगे, अपने एग्रीकल्चर में खर्चा करेंगे। पर चप्पल नहीं खरीदेंगे जब तक एकदम नेसेसिटी ना आ जाए उसका। तो ये क्या दिखाता है? बेयरफुट चिल्ड्रन,
ये दिखाता है गरीबी। पोवर्टी इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, गरीबी मेन कारण है। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहेब चाय की दुकान पे काम करके खुश था? नहीं, वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उससे उसका आजादी छीन लिया गया। उसको पैसे मिले, उसको खाना मिला, पर अब उसको कोई डिक्टेट करने वाला आ गया है। उससे उसका वो केयर फ्री स्माइल छीन लिया गया। उससे उसका वो एक्साइटमेंट छीन लिया गया। जब वो कचड़े बीनता था तो उसको लगता था कहीं 10 का नोट ना मिल जाए, कहीं 100 का नोट ना मिल जाए, कहीं सिक्के ना मिल जाए। तो एक्साइटमेंट होता था, एक सरप्राइज होता था उसके लिए। अब वो छिन गया उसके लिए। तो साहेब वॉज नॉट हैप्पी इन दिस सिचुएशन वर्किंग एट द टी स्टॉल। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। रीजंस फॉर माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। क्या कारण है कि गांवों से लोग शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं? क्या कारण है, सोचो। सबसे पहला कारण, जो सबसे मुख्य कारण है, वो है गरीबी। लोग गांव में इतने गरीब हैं, उनके पास इतना भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपना जीवन ठीक से जी सके। इसलिए उनको लगता है कि शहर में चलते हैं, शहर में अपॉर्चुनिटीज है, वहां पैसा कमाएंगे, वहां हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। और रियलिटी भी यही है, गांव में अपॉर्चुनिटी नहीं है, शहरों में अपॉर्चुनिटी है। वो कुछ काम कर सकते हैं जिससे वो पैसा कमा सकते हैं। और भी रीजन है गांव छोड़ने का, जैसे कि आपने साहिब के केस में देखा, नेचुरल कैलेमिटीज, बाढ़ आ गया या कुछ हो गया या कोई डिजीज फैल गया गांव में, तो उनको गांव छोड़ना पड़ जाता है, वो दूसरे जगह पे जाकर माइग्रेट कर जाते हैं। सो देयर आर वेरियस रीजंस, गरीबी हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज हो गए। सो आप इन चीज़ों को एग्जाम में लिख सकते हो, सोच सकते हो कि क्या क्या रीज़न होगा कि कोई गांव से शहर की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है। वाई प्रोमिस टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट? क्यों गरीब बच्चों से किया हुआ प्रोमिस रेयरली ही पूरा किया जाता है? गरीब बच्चों से किया हुआ प्रॉमिस इसीलिए रेयरली पूरा किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई जिम्मेदारी उठाने वाला है ही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा, कोई अथॉरिटी क्वेश्चन करेगा ही नहीं। और हमें ये फील भी नहीं होता कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपलिफ्ट किया जाए। सोचो, इमेजिन करो, आपके घर में आप 3 भाई हो। 2 भाई बहुत अच्छा जिंदगी जी रहा है, पर एक भाई का जिंदगी बहुत खराब है, बहुत गरीबी में जी रहा है। तो क्या वो 2 भाई का जिम्मेदारी नहीं है उस एक भाई का ख्याल रखना, उस एक भाई को उस गरीबी से बाहर निकालना? है ना? आप अपने परिवार में करोगे ना, हेल्प करोगे। सिमिलरली ये सोसाइटी एक परिवार है, और इस सोसाइटी में जो परिवार है वो एक इंडिविजुअल है। तो हर इंडिविजुअल को मिलके उस इंडिविजुअल को उठाना चाहिए जो गरीबी में है। पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई देख ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हम फील ही नहीं कर पा रहे कि वो मेरा अपना परिवार है। हम फील ही नहीं कर पा रहे और नहीं कर पाएंगे। रियलिटी तो यही है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का वो जो करुणा है, वो जो एम्पथी है, वो मर चुका है। हम नैरो माइंडेड हो चुके हैं, हम कंजम्पशन ड्रिवन हो चुके हैं, हम दिखावा करते हैं, हमें पैसा का भूख हो गया है हमारे अंदर, हम लालची हो गए हैं। तो हमें कभी महसूस नहीं होता कि वो मेरे जैसा एक इंसान है और वो भी मेरे जैसा जिंदगी जीना चाहता है और उसका क्या कंडीशन है और मैं किस अय्याशी में जी रहा हूं। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता उसको उस गरीबी से निकालने का। नो वन इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, पर ब्यूरोक्रेट्स, मिडिलमैन्स, वो इंप्लीमेंट ही नहीं होने देते, वो बीच में पैसा खा जाते हैं। उन गरीबों तक उनका हक कभी पहुंचता ही नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उनसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में करप्शन है, हम करप्ट लोग हैं, वी आर करप्ट पीपल। हमें बस अपना दिखता है, हमारे अंदर का इंसानियत, हमारे अंदर का करुणा, हमारे अंदर का प्रेम मर चुका है। फोर्सेस दैट कीप फिरोजाबाद वर्कर्स पुअर। क्या कारण था कि फिरोजाबाद के वो लोग गरीब रह गए? पहला, मिडिल मैन। मिडिल मैन उन गरीबों को लूट लेता है। दूसरा, पुलिसमैन। पुलिसमैन गरीबों के लिए है ही नहीं, पुलिस है अमीरों के लिए, पुलिस है पॉलिटिशियंस के लिए। पुलिस प्रोटेक्ट्स पॉलिटिशियंस, पुलिस प्रोटेक्ट्स businessmen, they don't care about the poor people.
और पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस को बेनिफिट है बिजनेसमैन से, क्योंकि बिजनेसमैन फंडिंग देगा पॉलिटिशियन को, तब वो अपना इलेक्शन लड़ पाएगा। और बिजनेसमैन को कोई कुछ नहीं करता, बिजनेसमैन एक्सप्लॉइट करता जाता है उन गरीब लोगों को, मैक्सिमम आउटपुट लेता है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेता है, कम से कम एक्सपेंस रखता है, कम से कम पेमेंट करता है, कम से कम सैलरी देता है। तो बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, मिडिलमैन, ये सब मिलकर फिरोजाबाद के वर्कर्स को गरीब बनाते हैं और उनको उनको उठने नहीं देते। उनको बस उतना ही देते हैं कि वो खाकर सो जाए, सपना ना देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? कैसे मुकेश अपने सपने को पूरा कर सकता है? मुकेश अपने सपने को पूरा कर सकता है हिम्मत से, मेहनत करके, और उस जुनून से कि नहीं, मैं ऐसा जिंदगी नहीं जीऊंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े, चाहे मुझे लड़ना पड़े समाज से, चाहे मुझे अपने परिवार से लड़ना पड़े, मैं इस बैंगल इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगा, मैं अपना हेल्थ खराब नहीं करूंगा, मैं एक मैकेनिक बनूंगा। दैट होप, दैट करेज, वो मुकेश की जिंदगी को आसान बनाएगा और उसके सपने को पूरा करेगा। क्या हैजार्ड्स है बैंगल इंडस्ट्री में? हैजार्ड्स ऑफ ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, सबसे पहला हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, डार्क रूम्स में काम करना पड़ता है, वेंटिलेशन नहीं होता, लंग्स खराब हो जाते हैं, आई खराब हो जाता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ये सब हैजार्ड्स हैं। और बैंगल इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा है। So these are hazards of Bengal industry. Why child labor must be eliminated? Why? It should be eliminated. It must be eliminated because our constitution clearly says child has a right to education. We have right to liberty. We have right to life. हमारे पास आजादी है, हमारे पास जीवन जीने का हक है। उन बच्चों के पास हक है पढ़ने का, पर उनको वो नहीं मिल रहा, इसलिए चाइल्ड लेबर एलिमिनेट होना चाहिए। उन बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए, उनसे उनका बचपना नहीं छीना जा सकता, ये कानून के खिलाफ है, इसीलिए चाइल्ड लेबर एलिमिनेट होना चाहिए। और सरकार को, और सरकार से ज्यादा हमें आम जनता को यह समझना पड़ेगा कि हमें ईमानदार होना पड़ेगा। मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, मैं किसी बच्चे का, मैं किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा, ये हमारे अंदर आना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग पुलिस ऑफिसर बनते हैं, हम ही लोग नेता बनते हैं, हम ही लोग बिजनेसमैन बनते हैं, हम ही लोग मिडिल मैन बनते हैं, और हम ही करप्ट हैं, इसीलिए वहां जाके करप्शन होता है। वी आर करप्ट, वी पीपल आर करप्ट, दैट्स वाई वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। हमें अपने अंदर वो लाना पड़ेगा ईमानदारी कि नहीं, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा। दैट इज वाई चाइल्ड लेबर must be eliminated because our constitution clearly says a child has a right to education. Next question, is poverty man-made? Of course, poverty is man-made. Whole system works to make sure that the poor remains poor and the rich makes maximum profit out of his business. Policeman, politician, bureaucrats, businessman, middleman, everyone makes sure that poor remains poor so that they get free, cheap labor, ताकि उनको एकदम सस्ते लेबर मिल सके। इसीलिए गरीबी का होना बहुत जरूरी है। गरीबी फेवर करता है अमीरों को, क्योंकि अमीर को अपना धंधा चलाना है तो उनको सस्ते लेबर चाहिए, और वो सस्ते लेबर तब मिलेंगे जब वो गरीब होंगे। अगर आप अमीर हो जाओगे, आप सस्ता लेबर नहीं रहोगे। अमेरिकन लेबर आर नॉट पुअर लेबर। वो अमेरिका में अगर काम करते हैं तो वो ज्यादा सैलरी लेते हैं, इसीलिए अमेरिकन अपना काम कराते हैं इंडियंस से। क्यों? क्योंकि इंडियंस गरीब हैं अमेरिकन के मुकाबले, और इंडियंस कम पैसे में भी काम कर देते हैं, जो काम अमेरिकन ज्यादा पैसे लेके करता। इसीलिए गरीबी हमारे समाज में रखा जाता है ताकि अमीरों को बेनिफिट हो सके। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड लेबर? कौन रिस्पॉन्सिबल है? द होल सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल। आप और मैं रिस्पॉन्सिबल है। चलो, आप तो भी बच्चे हो, आपके पापा, आपके पूर्वज, आपके पूरे समाज हो, ये पूरा सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है कि समाज में चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट करता है। पेरेंट्स बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे, वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। ये सोसाइटी, इसके अंदर करुणा बचा ही नहीं कि ये सोच सके कि उन बच्चों का भी सोचूं, और आपके और मेरे परिवार वाले कभी नहीं सोच रहे उनके बारे में।
क्यों? क्योंकि इनको फील ही नहीं होता कि वो भी इनके बच्चे हैं, ये फील ही नहीं कर सकते। इनको बस फील होता है ये 2 मेरे बच्चे हैं, वो बाकी भाड़ में जाए। और यही हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें ये फील ही नहीं होता ये समाज हमारा अपना है। कैन एजुकेशन ब्रेक दिस साइकिल? ऑफ कोर्स 100% एजुकेशन कैन ब्रेक दिस साइकिल। अगर हर बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिल गया, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको अगर प्रॉपर एजुकेशन मिल गया 12th क्लास तक, वो एक चीप लेबर नहीं होगा, कम से कम वो पॉवर्टी में जिंदगी नहीं काटेगा, कम से कम वो इतना कमाएगा और रिस्पेक्टफुली कमाएगा कि वो अपना जीवन चला सके। दैट इज वाई इट शुड बी कंपलसरी कि हर बच्चे को, जो बच्चा पैदा हुआ है उसको 12th तक का कंपलसरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। पर हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि एजुकेशन महंगा हो चुका है, हेल्थ केयर महंगा हो चुका है, तुम पढ़ भी नहीं पाओगे और तुम बीमारी हुआ तो मर भी जाओगे। क्यों हुआ ये? क्योंकि हम करप्ट लोग हैं, हम करप्ट लोग हैं, हमें बस अपना दिखता है। वी आर करप्ट पीपल। ऑफ कोर्स एजुकेशन कैन ब्रेक दिस साइकिल बिकॉज एजुकेशन मेक्स अस अवेयर, एजुकेशन मेक्स अस पावरफुल, education makes us realize our rights and we can protest for it. That's why education break this cycle. और गरीबों को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर तुम गरीब हो, बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा करो, उसको पढ़ाओ और उसको अमीर बनाओ, और देखो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा आने वाला खानदान कैसे बदलता है। पर गरीब ये नहीं समझ पाते। दैट्स वाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, हम लग्जरी में जो जी रहे हैं, हम जो प्रिविलेज लोग हैं, कि हम उनको बताएं कि उनको क्यों बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। क्योंकि अगर वो जितना ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे, उनके आने वाले बच्चे भी उसी गरीबी में जीवन जिएंगे। बट कौन उठाए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? जस्ट सी देयर लाइफ, हाउ दे आर लिविंग, एंड सी योर लाइफ, हाउ यू आर लिविंग। सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस, feel the pain. Can you feel the pain? No, you can't feel it. हम बस बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, we can just talk, we can't feel it. क्योंकि जिस पे बीतता है उसको ही पता चलता है, उन पे बीत रहा है, उनको पता होगा वो किन कंडीशंस में जी रहे हैं। See them, the level of poverty in India. ये हमारे अपने हैं, हमारे अपने देश के लोग हैं। ये इंसान है, इंसान, जानवर नहीं है। जानवर का जिंदगी इनसे अच्छा है। सी देम, ये इंसान है, याद रखना। इंसान जो भगवान के खास है, वो इंसानों का ये हाल है। क्यों? क्योंकि हम करप्ट है, वी आर करप्ट पीपल। आई होप आपको ये पूरा स्टोरी, ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। लॉस्ट स्प्रिंग बाई एनीज जंग। साहेब आलम मुकेश, साहेब आलम रैग पिकर, मुकेश बैंगल वर्कर। मुकेश सपना देखता है, साहेब आलम अंत में चाय के दुकान पे काम करने लग जाता है। और आई होप आप समझे होगे कि पॉवर्टी हमारे समाज में क्यों एग्जिस्ट करता है। पॉवर्टी हमारे समाज में इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज वी आर करप्ट।